मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़वान। आज हम ये जानेंगे कि हालिया तौर पर यूएई क्यों तेल पैदा करने वाले मुल्कों के ब्लॉक ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ गया है। क्या ये ईरान वॉर की वजह से है, जहां ईरान ने इसराइल से ज़्यादा हमला यूएई पर किए, जिससे न सिर्फ यूएई की इकनॉमी को नुकसान पहुंचा है, बल्कि वहां की हुकूमत की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुंचा है कि बरसों से वो ये पूरी दुनिया को बता रहे थे कि यूएई एक सेफ हेवन है, जहां दुनिया अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अपने कारोबार के हेड ऑफिस कायम कर सकती है, और उन्हीं इमेजेस पर यूएई की इकनॉमी खड़ी थी। मगर ईरान वॉर ने सब तबाह कर दिया है, बरसों का बनाया इमेज खराब हो चला है। दूसरी तरफ ये भी जानेंगे कि ओपेक छोड़ने की और क्या वजूहात हैं। ओपेक से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अलहदगी को अगर सिर्फ तेल की प्रोडक्शन के कॉन्फ्लिक्ट तक समेट दिया जाए तो ये अधूरी तस्वीर होगी, क्योंकि असल में ये फैसला इकोनॉमिक व्यू, रीजनल पावर्स की पॉलिटिक्स और बदलते हुए वर्ल्ड अलायंसेस का रिजल्ट है। बज़ाहिर कॉन्फ्लिक्ट की जड़ ओपेक के प्रोडक्शन कोटास हैं। यूएई ने अपनी तेल निकालने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भारी इन्वेस्टमेंट की, मगर उसे अपनी मुकम्मल कैपेसिटी से तेल निकालने या बेचने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। जबकि सऊदी अरेबिया वर्ल्ड प्राइजेस को कंट्रोल में रखने के लिए प्रोडक्शन को खास हद तक रखना चाहता है। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट के पीछे गहरे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद है। मिसाल के तौर पर यमन में दोनों मुल्क पहले एक ही ग्रुप को सपोर्ट करते थे, मगर वक्त के साथ रास्ते जुदा हो गए। सऊदी अरब ने इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हुकूमत यानी अब्दुर्रब्बुह मंसूर हादी, बाद में प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की सपोर्ट जारी रखी, जबकि यूएई ने साउथ के अलहदगी पसंद ग्रुप सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल की सपोर्ट की, जिसकी लीडरशिप आईदारुस अल जुबैदी करते हैं। इसी तरह ग्राउंड पर यूएई ने सिक्योरिटी बेल्ट फोर्सेस और जायंट्स ब्रिगेड्स जैसे दलों को भी सपोर्ट किया। इस झगड़े और टकराव ने दोनों मुल्कों के दरमियान भरोसे को तबाह किया। इसी तरह सूडान में भी सूरत हाल दिलचस्प रही, जहां सऊदी अरब आमतौर पर स्टेट के साथ जिसकी फौजी लीडरशिप खुसूसन अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की तरफ झुकाव रखता है, जबकि यूएई शायद दूसरे फौजी ग्रोह रैपिड सपोर्ट फोर्सेस और उसके लीडर मोहम्मद हमदान दगालो के करीब है, जिससे दोनों मुल्कों के इंटरेस्ट खुलकर सामने आए हैं और दोनों के इंटरेस्ट टकराव की तरफ जाते नजर आते हैं। इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ यूएई की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली भी देखी जा रही है, जहां उसका झुकाव सिर्फ सऊदी अरब के साथ रहने के बजाय ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है। मसलन वो इंडिया, चाइना और रशिया के साथ माशी व स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को तेज़ी से बढ़ावा दे रहा है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी बैलेंस ताल्लुकात बनाए रखे हुए हैं। इसका मकसद एक ऐसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी अपनाना है जिसमें वो किसी एक पावर या रीजनल ब्लॉक पर भरोसा ना किया जा सके। चुनाचे ओपेक जैसे प्लेटफॉर्म, जहां फैसले कंसेंसस से होते हैं और अक्सर सऊदी अरब असरअंदाज होता है, ये सब अब यूएई के लिए परेशानी बनने लगा है। और उसने महसूस किया कि अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ती हुई कैपेसिटी और ग्रेटर जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए उसे ज़्यादा आज़ादाना रास्ता इख्तियार करना होगा। इसीलिए ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी दरअसल एक सिंबॉलिक कदम भी है, जो जाहिर करता है कि यूएई अब सिर्फ एक रीजनल अलायंस की सूरत में ही नहीं, बल्कि एक इंडिपेंडेंट मल्टी डिमेंशनल वर्ल्ड प्लेयर के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है।